हेलो दोस्तों। आज अब बात करेंगे एक सत्य घटना के बारे में जो किसी और ने नहीं, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रवि ने भेजी है। मगर प्राइवेसी की वजह से उसका नाम और गांव का नाम मैंने राज रखा है। दरअसल ये कहानी हमें जिसने भेजी है उनके परदादा की है, यानी कि उनके दादा के पिता की कहानी थी। कहानी का वक्त भी अंग्रेजों के समय का है। दोस्तों, इस कहानी को आगे मैं उन्हीं की आवाज़ में सुनाऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। दरअसल मेरे दादा जो थे वो गुजरात के गांव में रहते थे और वह पगी थे। गुजरात में पगी यानी कि वह इंसान जो रात को गांव की सिक्योरिटी के लिए गांव में घूमता है। वह बचपन से ही कुश्ती के अखाड़े में जाते थे, इसलिए उनका शरीर काफ़ी चुस्त था। दरअसल जब वो काफ़ी छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी बचपन से ही उनके कंधे पर आ गई थी। उनकी एक छोटी बहन थी। वह लोग काफ़ी गरीब थे और हर दम वह अपनी छोटी बहन की शादी की चिंता में रहते थे। काफ़ी जगह देखने के बाद एक अच्छा घर उन्हें मिल गया था और कुछ ही दिनों में बहन की शादी भी तय हो गई। मगर उस वक्त का जो सबसे बड़ा कुरिवाज था वह सामने आ गया, जिसे दहेज कहते हैं। ससुराल वालों की मांग थी 500 रुपये और साथ में गहने, और साथ में उनकी शर्त भी थी कि शादी में बारात हो या बाराती, किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए और सारा का सारा इंतज़ाम लड़की वालों को करना था। और इन शर्तों के हिसाब से शादी पर जो खर्चा था उसका अंदाज़न 3000 से 8000 रुपये आका गया। अगर आपको 3000 रुपये, 8000 रुपये, 500 रुपये सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये कितने कम पैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये बात अंग्रेज़ों के समय की है। और इस समय ये पैसे कितने होते थे, ये बात अगर आप अपने दादा दादी जी से पूछेंगे तो आपको काफ़ी शौक लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बस इसी चिंता में मेरे दादा रहते थे। एक रात वह इसी चिंता में गांव में अपने काम पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वह गांव के पुराने कब्रिस्तान की ओर चले गए। चलते चलते वो थक गए और वहां पड़े एक पत्थर पे जाकर बैठ गए। तभी उनके पीछे से आवाज आई, बहुत चिंता में हो? दादाजी घूमे और देखा तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने आगे आकर कहा, किस चिंता में हो? मेरे दादाजी ने उनको शुरू से लेके अंत तक सारी बात बताई, यानी कि बहन की शादी, लड़के वालों की तरफ दहेज से और खाना पीना सब कुछ बताया। उस आदमी ने कहा, कितने रुपए चाहिए तुमको और कब है शादी? दादाजी ने कहा, मुझे 3 से 8000 रुपये चाहिए 2 महीने में। ये सुनकर वो आदमी हंस पड़ा और बोला, अभी तो बहुत वक्त है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। दादाजी ने कहा, बोलो कैसा काम? तुम्हें रोज़ रात को यहाँ पर आकर मुझसे कुश्ती करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें रोज़ 100 रुपये दूंगा, सोच लो। ये सुनकर दादाजी तुरंत तैयार हो गए। उस दिन उन्होंने कुश्ती लड़ी और अपने 100 रुपये लेकर घर गए। दूसरे दिन फिर से वह कुश्ती लड़ने आए। उस दिन भी कुश्ती हुई और फिर अपने 100 रुपये लेकर घर चले गए। वो रोज़ रोज़ जाने लगे और सुबह अपने 100 रुपये लेकर घर आ जाते। कुछ दिन ऐसा ही चला, मगर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा होने लगा, मगर दादाजी की तबीयत भी खराब होती चली गई। 1 डेढ़ महीने में ही उनकी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो गया था और घर में शादी की तैयारियां होने लगी। और एक दिन शादी का दिन आ भी गया, मगर इस तरफ शादी की तैयारियों की वजह से वह कई बार उस आदमी से
कुश्ती लड़ने के लिए जा नहीं पाते थे। शादी के अगले दिन वह कुश्ती लड़ने गए तो वह आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उन्होंने कुश्ती की लड़ाई शुरू करी। मगर वह कुश्ती उनके लिए आखिरी कुश्ती साबित हुई, क्योंकि दूसरे दिन गांव वालों को उस कब्रिस्तान के पास उनकी लाश मिली। उनके जिस्म से एक एक खून की बूंद चूस ली गई थी। उनके जिस्म में एक बूंद खून की नहीं थी। उनकी हालत इतनी दयनीय थी जैसे उन्हें बेहद बुरी तरह मारकर खून चूसा गया हो। जब गांव के बड़े बुजुर्गों को इस बात का पता चला तब सच्चाई सामने आई कि उस कब्रिस्तान में एक जिन रहता था जो कुश्ती के बहाने से इंसानों की ताकत चूसकर उनको मार देता था। इसलिए गांव वालों ने इस कब्रिस्तान में आना बंद कर दिया और दूसरा कब्रिस्तान बना डाला। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी। अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में वो कहानी पढूं तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको इंस्टा आईडी अपनी दे दूंगा, आप मेरे को उसमें भेज दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको जिन्न की कहानी या गांव की कहानी, आपको जो भी कहानी सुननी पसंद है, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आगे की वीडियो उसी कहानी पे लेके आऊँगा जिस पे आपके सबसे ज़्यादा वो होंगे। बाकी अब आगे आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जगह कुछ लोग हमारा पीछा करते हैं जो कि हमें जानते हैं, पर कुछ जगह किसी की आवाज़ें हमारा पीछा करती हैं। लोग तो एक समय पर पीछा करना छोड़ देते हैं, मगर आवाज़ें हमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ती, मौत आने तक भी नहीं। मेहुल बहुत घबराया हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। कोई हवा के जरिए उसके कानों के पास से एक आवाज़ आ गुजर रही थी। मेहुल, दरवाज़ा खोलो। मेहुल, दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। मेहुल की ली हुई नींद की गोली भी आज उसका असर नहीं दिखा पा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। डोरबेल तो होती है, मगर फिर भी कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा था। ये आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज़ होती जा रही थी। मेहुल अपने गांव से शहर आया था काम के लिए, पर जिस कंपनी में वो काम करता था उसकी सैलरी बहुत ही कम थी, पर काम करने का वक्त बहुत ही ज़्यादा था। घर की जिम्मेदारी ने उससे उसकी खुशी और नींद छीन ली थी। बचपन में हमें हमारी माँ की लोरियाँ सुनाती हैं, मगर बड़ा होने पर जवानी में नींद के लिए कई बार नींद की गोली का आसरा लेना पड़ता है। एक दिन उसको काम करते करते देर हो चुकी थी और कोई भी कैब ना मिलने की वजह से वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी को देखकर मेहुल ने जोर से आवाज़ लगाई, मगर ऐसा लगा जैसे कि टैक्सी वाले को आवाज़ सुनाई ना दी हो। थोड़ा आगे जाने के बाद वह टैक्सी वाला उसके पास आया, मगर मेहुल के पीछे वाले रास्ते से। मेहुल ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना पता बताकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी बहुत ही पुरानी थी, जैसे कि बरसों से उस टैक्सी की कोई सफाई ना हो, और टैक्सी में गाने भी बहुत ही पुराने बज रहे थे जो आजकल के युवाओं के समझ से परे थे। थोड़ी देर बाद मेहुल ने कुछ हिचकिचाते हुए ड्राइवर से पूछा, अरे भैया सुनो, इस टैक्सी की इतनी बुरी हालत क्यों है? तो ड्राइवर ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। इस डरावनी टैक्सी के ड्राइवर से ज़्यादा बात करने से ज़्यादा उसके द्वारा किया सुझाव मानना मेहुल को
ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा थका हुआ होने के कारण न जाने कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। मगर नींद में उसे लगा जैसे कि कोई उसे तेजी से जाग जोर कर रहा था। वह जाग कर देखता है तो वह अपने ऑफिस में था। मेहुल कुछ सोचे कि तभी उसने अपने सामने उसी टैक्सी वाले को खड़ा देखा और उसकी तरफ देखकर वो टैक्सी वाला मुस्कुरा रहा था और एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम करो। आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम करो। ये देखकर मेहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और इस ड्राइवर के ऊपर चिल्लाता है। तभी उसकी नींद अपने आप खुल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी नींद में है या सपने में है या वाकई अपने घर में है। उसने नींद की दवा ली और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। डोरबेल तो है, मगर फिर भी वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा था। ये आवाज़ काफ़ी धीरे धीरे हो रही थी। अब टेलीफोन की रिंग बजती है। सामने से कोई फोन। माँ, माँ, माँ। शाम के 4 बजने वाले हैं। मानू दुकान के बाहर खड़ा उस भीड़ को देख रहा है जो छटने का नाम ही नहीं ले रही है। आज दीपावली के दिन 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मानू मिठाई लेने आया है। उसकी जेब में पूरे 30 रुपए हैं। ये सोच रहा था कि पूरे 3 साल बाद दीपावली के अवसर पर रुपए हाथ में हैं। आज बच्चों को पेट भर के मिठाई खिलाएगा। और लोग तो गांव में ही मिठाई खरीद रहे हैं, पर गांव के दुकानदार अच्छी मिठाई नहीं रखते हैं, इसलिए वह शहर आया है। उसके हिसाब से मिठाई के लिए 30 रुपये बहुत थे, पर यहाँ आकर पता चला कि अच्छी मिठाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। क्या खरीदे, कौन सी मिठाई खरीदे, उसे समझ नहीं आ रहा था। मोनू ने सोच रखा था कि कम से कम वो 2 किलो मिठाई तो लेके ही जाएगा। इसी उधेड़बुन में वह दुकान के बाहर खड़ा था कि तभी उसे एक इंसान ने आकर टोका। अरे भैया, क्या आप मेरी कुछ मिठाइयाँ मेरे घर पहुंचा देंगे? मैं आपको मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। कहाँ पहुंचानी है? मोनू के मन में लालच आ गया। बांध गांव में। बांध को जानते हो क्या? अरे अच्छी तरह से, हमारे गांव से 2 कुछ दूरी तो है। हाँ हाँ, वहीं ले चलनी है। बताओ क्या मजदूरी लोगे? आप क्या दे सकते हैं? 100 रुपये कम तो नहीं है ना? मानू को चक्कर आ गया। उसके हिसाब से 5 रुपये से ज़्यादा मजदूरी नहीं बनती थी। कहीं सामने वाला मजाक तो नहीं कर रहा है? मानू को विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर उस व्यक्ति ने जेब से 100 का नोट निकालकर मोनू को दिया तो उसे यकीन करना पड़ा। वह व्यक्ति अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ डिब्बे में पैक करा रहा था। मोनू ने भी अपने घर के लिए बढ़िया 3 किलो मिठाइयाँ खरीदी। उसके पास भी अब 100 रुपये हैं। 60 रुपये की मिठाई खरीदने के बाद भी 70 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। कोई 10 सेर मिठाई खरीदने के बाद उस सज्जन ने उसे एक बड़े थैले में डाल दिया और मोनू को उठाने का इशारा करा। मोनू उसके गांव का रास्ता जानता था, इसलिए बिना पूछे ही आगे आगे चलने लगा। पूरे के पूरे रास्ते वो बस यही सोचता रहा कि लोगों के पास भी कितना पैसा है, इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, और ये सारे के सारे अमीर लोग ज़्यादातर संघी ही होते हैं। इतना वजन तो ये खुद भी उठा कर ले जा सकता था। मुझे इतना रुपया देने की क्या ज़रूरत थी? पर जो भी हो, उसके लिए तो वह देवदूत ही बनकर आया था। इतने रुपए में तो दिवाली का पूरा त्योहार बन जाएगा। बांध गांव अब दिखाई देने लग गया था। तभी वह व्यक्ति मोनू की बगल में से निकलकर आगे आगे चलने लगा था।
इतनी देर से रुपए पाने की खुशी में मोनू ने उसे गौर से नहीं देखा था, पर अब वह व्यक्ति आगे आगे चल रहा था, इसलिए मोनू ने उसे गौर से देखा था। उस व्यक्ति ने सफ़ेद रंग का कुर्ता और धोती पहन रखी थी और वह खूब लंबा और मोटा था। अचानक मोनू की नज़र उसके पैरों की तरफ गई। उसके शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ पड़ा। उसका शरीर सफ़ेद पड़ गया। आगे चल रहे व्यक्ति के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मोनू आगे कदम बढ़ा नहीं सका। उल्टे पैर तो भूतों के होते हैं, यही सोचकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो गया और थरथर कांपने लगा। अंधेरा होने को था। मोनू ने मदद के लिए चारों ओर देखा, पर वहां पर कोई मददगार नहीं था। अचानक वह व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ गया और रास्ते से 50 कदम दूर एक बहुत पुरानी बावड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर की ओर चलो। मोनू को काटो तो खून नहीं, इस बावड़ी की ओर तो कोई दिन में भी नहीं आता। पुराने लोग कहते आए हैं कि इस बावड़ी के अंदर भयानक जिन्नात रहते हैं, जो अब तक 20 आदमियों को जान से मार चुके हैं। भाई, आप जो भी हो, मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मुझे भी दिवाली पूजन करना है। आपका गांव भी पास आ गया है। अपना सामान संभालो और मुझे जाने दो। चाहो तो मेरे पास 70 रुपए हैं, उन्हें ले लो। मोनू उसके सामने घिन के आ गया। चुपचाप आगे बढ़ो, वह आदमी घुर्राकर बोला। मोनू ने देखा उस आदमी का चेहरा भयानक हो गया है। आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। मोनू ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी और यंत्रवत उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो व्यक्ति बावड़ी के द्वार पर पहुंचा और मोनू को बावड़ी के अंदर उतरने का इशारा किया। ये बावड़ी किसी राजा महाराजा ने 200 साल पहले बनवाई थी। किसी समय ये बावड़ी प्यासे लोगों की प्यास बुझाती थी। लोग इसमें उतरकर पानी पीते, नहाते। इसका पानी भी बहुत मीठा होता था। फिर ऐसा हुआ कि कहीं से आकर एक जिन उसमें रहने लगा और फिर ऐसा सिलसिला चला कि जो भी उस बावड़ी में उतरा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन ही उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिलती। यूं तो अब भी गांव वालों ने बावड़ी की मुंडेर पर अस्थि बाल्टी पलट रखी थी। अनजान आदमी उनसे पानी खींचकर पी लेते थे, पर जिन्हें इसका पता था वे उसके पास भी नहीं भटकते थे। मानू समझ गया कि वह जिन के फेर में पड़ गया है और जिनसे बच निकलना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल ही नहीं, जिनसे बचना तो नामुमकिन होता है। वास्तव में वह बावड़ी का जिनी था जो उसे रुपयों की लालच देकर यहाँ तक ले आया था। नीचे उतरो, उसने कड़क आवाज करके मोनू को आदेश दिया। मोनू भय से थरथर कांपता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लगभग 40 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद पानी था। पानी के ऐन ऊपर चारों तरफ बरामदा बना हुआ था। किसी जमाने में इसमें सैलानियों की पार्टी हुआ करती थी। जिन मोनू को लेकर एक बरामदे में पहुंचा। मोनू ने देखा बरामदे में पहले से ही भयानक शक्ल के जिन और भी मौजूद थे और काफी सारे प्रेत थे। किसी भूत के मुंह में बड़े बड़े दांत थे तो किसी के होठ कटे हुए थे। एक चुड़ैल ने तो बच्चों के शीरों की माला पहन रखी थी, तो दूसरे प्रेत के शीर में भैंस जैसे लंबे लंबे सींग थे। एक भूत की तो आंखें ही शीर के पीछे की ओर थीं। मोनू को देखकर सभी भयानक हंसी हंसने लगे। अचानक सभी मोनू को घेर कर
भयानक कार्यकृति करने लगे। कार्यकृति का मतलब होता है भयानक अनुष्ठान, जो किसी इंसान की बलि चढ़ाने से पहले होता है। लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत मोनू को लेकर वहां से भाग निकलती है। अब मोनू सुबह होने वाली थी और वो अपने घर के बाहर पड़ा हुआ था। उसे रह रहकर उन भूत, प्रेत, जिन्नातों के भयानक चेहरे याद आ रहे थे जो रात में उसे मारना चाहते थे। उसका शरीर इतना थक गया था कि उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तभी हाथ में झाड़ू लेकर उसकी पत्नी बाहर निकली। अच्छा, तो दारू पीकर तू यहाँ पड़ा है? करम चले पापी, तूने यहाँ तक नहीं सोचा कि दिवाली के दिन तो चोर उचक्के भी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। बच्चे मिठाई का इंतजार करते रहे और बेचारे भूखे ही सो गए। किसी के मुंह में दाना तक नहीं गया, और आप हैं कि दारू उड़ा रहे हैं। नेहा, तू समझती कुछ नहीं और बक बक करने लगती है। मैं रात में एक मुसीबत में घिर गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर आया हूँ। कसम ले लो, जो मैंने दारू को छुआ भी हो तो। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि तुम किस मुसीबत में पड़ गए थे। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, कपड़ों में से अभी भी दारू की बदबू आ रही है। मनु ने महसूस किया कि उसके शरीर में अलग अलग तरह की गंध आ रही हैं। शराब से उसे परहेज नहीं था, पर उसका आदी भी नहीं था वो। पिछले 1 महीने से तो उसने एक बूंद भी दारू को हाथ नहीं लगाया था। नेहा, मेरी बात का विश्वास कर, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ वहाँ से। और जब उसने नेहा के सामने उस बावड़ी का नाम लिया तो नेहा को भी समझ में आ गया था कि ये शायद झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उस बावड़ी के बारे में पूरे गांव को पता था। अब मोनू ने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला तो उसे अपनी शर्ट की जेब में 40 रुपये दिखे, और जैसे ही उन्हें बाहर निकाले तो नेहा उससे लड़ने लगी कि तुम्हारे पास पैसे थे तब भी तुम इनके लिए मिठाइयाँ नहीं लाए, बच्चों के लिए। इसके बाद उसने कहा कि अभी तुम्हें मैंने पूरी बात बताई थी ना, ये शायद वही पैसे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ से कैसे बचा और ये पैसे मेरी जेब में कैसे आए। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, हम उस बात को भूल जाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, और कल का जश्न नहीं तो आज बना लेते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलके जो कल की पार्टी थी वो सारी की सारी आज करी, और अब वो खुश था काफ़ी, वो उस चीज़ों को भूल चुका था और मोनू ने उस बात को भुला दिया था। लेकिन ये बात इतनी जल्दी टलने वाली नहीं थी। लगभग 4 दिन बाद जब मोनू बाहर चौक में अपनी खाट बिछा के सो रहा था, उस समय उसके पास उसे एक काला साया नजर आया जो कि किसी चुड़ैल के रूप में था। उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने काले काली पोशाक पहन रखी थी और वो बहुत भयानक लग रही थी, और उस जगह बहुत अजीब सी गंध फैल गई थी। उसने कहा, मोनू, मैंने तुम्हें वहां से बचाया था, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हें उनसे हमेशा सुरक्षित रखूंगी, तुम्हारे घर को ठीक रखूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा। उसके बाद चुड़ैल ने अपने कपड़े उतारे और साथ में मोनू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज़ उसके गले में फंस कर रह गई। उसने भाग जाना चाहा, पर वो चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। वह ऐसी बेहोशी में फंस चुका था, जो सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और जबरन मोनू के हम बिस्तर हो गई। सुबह जब मोनू की नींद खुली तो उसके शरीर में उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हुआ और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी लगी। उसकी ये हालत थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था। इसके बाद उसने सारी बात नेहा को बताई, और नेहा को सारी बात बताने के बाद उन दोनों ने पंडित जी को बिना देर किए हुए गांव के जो प्रसिद्ध पंडित जी हैं उन्हें सारी बात बता दी, जिससे कि हमें भी ये बात पता चली, क्योंकि जिस सब्सक्राइबर ने मुझे ये वाली बात बताई है वो दरअसल पंडित जी का बेटा है। और जब उसने ये सारी बातें सुनी
तो उसे भी काफ़ी अजीब लगा कि ये तो बहुत ही अजीब बात है कि इतने सारे प्रेत हैं और बावड़ी से बाहर निकल के कोई प्रेत नहीं आई है जिसने ऐसा कर दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद पंडित जी को जब उन्होंने सारी बात बताई तो पंडित जी ने सारी बात सुनी और पंडित जी ने उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जिससे कि वो उस प्रेतनी से बचे, क्योंकि जिन से तो उसका छुटकारा हो गया था, लेकिन प्रेतनी वो बहुत खतरनाक थी। दरअसल प्रेतनी वो थी जो बावड़ी के पास जो खेत वेत थे वहाँ पर उस प्रेतनी का वास था। और प्रेतनी को जब मोनू जा रहा था जिनके साथ, तो वो प्रेतनी को काफ़ी पसंद आ गया था और प्रेतनी ने उसे बचाया। लेकिन हर चीज़ की भेंट के बदले कुछ ना कुछ भेंट देनी पड़ती है। ये मोनू ने शायद बेहोशी में उससे वादा कर दिया था कि वो उसका हमबिस्तर बनेगा। प्रेतनी वही वादा पूरा करने आई थी और इसके बाद मोनू को उन्होंने कुछ चीज़ें दी और तंत्र मंत्र के धागे दिए, जिसके बाद आज तक कभी मतलब मोनू वहाँ पंडित जी के पास से दोबारा नहीं आया। और बीच में जब अगर मिला था पंडित जी को तो वो सही बता रहा था, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हमें पता नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर ने इतना ही बताया कि उसके बाद वो कभी आया नहीं वापस। देखो, उम्मीद है कि मोनू के साथ अब सब कुछ ठीक हो रहा हो और सब कुछ सही हो, जो कि ज़्यादा बेटर है। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। हर साल हमारे घर में कुछ दिन पहले ही दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो जाती थी और मेरे को लगता है कि आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा। हमारे घर में एक प्रथा होती है दिवाली से पहले कि कुछ दिन पहले हमारे गली में घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। हर साल हमारे घर में दिवाली से कुछ दिन पहले सफ़ेदी की जाती थी। घर का लगभग सारा सामान हम लोग गली में ही निकाल देते थे और ऐसा लगभग हमारी कॉलोनी के सभी लोग करते थे। मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आता था, सामान को अंदर बाहर करने में और पुराने सामानों को खोजने में। और हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, तो हम सब मिलके सारा का सारा काम करते थे और सब एक दूसरे की मदद करते थे। मैं उस समय अपनी कॉलोनी के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जो कि पीपल के पेड़ के पास था। वो गली पीपल वाली गली के नाम से मशहूर थी। मेरे स्कूल की एक टीचर, जिसे शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, बहुत सुंदर थी। उनकी तब शादी नहीं हुई थी। अपने मम्मी पापा दादी और 4 भाइयों के साथ वो रहती थी। मैं ज़्यादातर उनके घर पढ़ने और खेलने के लिए जाती थी। उनका घर गुरुद्वारे के नज़दीक था। घर भी उनका बहुत सुंदर था। वो सिख धर्म के थे। अब अगर आपको ये सारा समझ में आ गया है तो अब मैं अपनी घटना स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो घटना हुई थी ये दरअसल 1984 की थी। ये घटना 1984 की दिवाली के समय की है, जब उन्हीं साफ सफाई में मैं भी मम्मी के साथ थी। तभी डाकिया तार यानी कि टेलीग्राम लाया, जिसको पढ़ते ही मेरी मम्मी बहुत रोने लगी। मैं उस समय करीब 6.5 साल की थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मम्मी क्यों रो रही हैं। आस पड़ोस की सारी औरत हमारे घर जमा हो गए। पता चला कि मेरी दादी का देहांत हो गया है। छोटी दिवाली का दिन था वो। थोड़ी देर में पापा और उनके दोस्त घर आए और मम्मी ने हमारा ज़रूरी सामान जल्दी से पैक किया और हम शाम को गांव जाने के लिए ट्रेन में थे। मैं, दीदी, मम्मी, पापा, हम चारों थे और हमारा जो भाई था वो घर पे ही रुका था। जब हम अपने गांव बिहार पहुंचे तो नाना जी रेडियो पर समाचार सुनते ही मम्मी को बोले, अरे तुम राजीव को दिल्ली में क्यों छोड़ी आई अकेले? दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में तबाही मच गई थी। वैसे बाकी राज्यों में भी उसका असर हुआ होगा, पर दिल्ली मुख्य निशाने पर था। मम्मी, पापा और हम सब बहुत बुरी तरह डर गए थे।
उन दिनों फ़ोन की इतनी सुविधा नहीं थी। ना हमारे घर दिल्ली में तब फ़ोन था और ना ही गांव में। बस रेडियो पे समाचार सुनते रहते थे, उसी से दिल्ली की खबरें हम तक पहुंच रही थी। जब तक माहौल थोड़ा शांत नहीं हुआ, हमें गांव में ही रुकना पड़ा। फिर करीब महीने भर बाद हम अपने घर आ रहे थे। रास्ते का वो दृश्य आज करीब 36 साल बाद भी बिल्कुल ताज़ा है मेरे दिमाग में। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे और घर के लिए बस में बैठे, ये कहाँ आ गए थे हम और कहाँ जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वो जगह तो नहीं थी जिसे हम 1 महीने पहले छोड़कर गए थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला था। मैं मम्मी की गोद में आंचल में मुंह छुपाए कर बैठी थी। बीच बीच में जब खिड़की से देखती तो वो भयानक नज़ारा मेरे दिल को दहला जाता। चारों तरफ सिर्फ गिद्ध ही दिखाई दे रहे थे जो मांस को नोच रहे थे। बहुत सड़न और बदबूदार वातावरण था। जले उजड़े घर, ये वही घर थे ना जो पिछले महीने दिवाली की सफाई के साथ पूरी रंगत के साथ रंगाए गए थे। इन सारे दृश्य को देखकर मेरा बचपन दहल गया था। ऐसा लग रहा था कि हम कोई डरावनी फिल्म देख रहे हैं। कर्फ्यू तो शायद थम गया था, पर इक्का दुक्का लोग ही कभी कभार रास्ते में दिख रहे थे। हम लोगों को भाई, जो उस समय घर पर अकेले थे, उनकी बहुत चिंता हो रही थी। जब से हम बस से उतरे थे, मैंने बस एक ही जिद पकड़ रखी थी, मुझे घर जाना है। ये हम कहाँ आ गए? ये मेरी कॉलोनी नहीं है। मेरा मन ये समझने को तैयार नहीं था कि ये अपनी कॉलोनी है। मेरी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा असर मेरी फेवरेट टीचर, वो 4 भाई बहन के घर पर पड़ा था। उनका परिवार इस दंगे का शिकार हो चुका था, क्योंकि और भी बहुत सारे सरदार हमारी कॉलोनी में रहते थे। लेकिन लेकिन उनकी रक्षा काफ़ी सारे हिंदू परिवारों ने की थी, और कई परिवार तो रातों रात पंजाब चले गए। गुरुद्वारे से सटे कई सरदारों के घर और सरदार, सारे के सारे लोग भी सही सलामत थे। पर मेरी उस टीचर के परिवार की किसी ने कोई मदद नहीं करी। जब हम उस गली तक पहुंचे, एक अंकल ने पापा को आवाज़ लगाई, अरे शर्मा जी, रिक्शा वाले को बोलो दूसरी गली में मोड़ ले। हमारे घर तक पहुंचने के लिए कई गलियां थीं। हम सब हैरान थे कि उसने उस गली से जाने से क्यों रोका। भैया हमारे लिए खाना बनाने में लगा था। जैसे ही हम रिक्शा से उतरे, पापा ने भाई को आवाज़ लगाई। वो हमें देखते ही मम्मी से लिपट कर रोने लगा। सामान सब कुछ रिक्शे से उतार कर घर ले आया। फिर पापा मम्मी को उसने पूरी घटना बताई। उसने बताया कि वो बिल्कुल सुरक्षित था और उसने अपने आसपास के कई सिख परिवार की मदद भी की। फिर जब भाई ने बताया कि मेरी टीचर के चारों भाई और उनके पिता पांचों को चारपाई से बांधकर आग से जिंदा जला दिया गया और उनका घर भी पूरा जला दिया गया। तीनों औरतों का क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जो भी उस परिवार की मदद करने के लिए आता, उसका भी वो लोग बुरा हाल कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे सर पे डंडा मार दिया, जिसकी वजह से मेरा खून बह गया और इसी वजह से मैंने पट्टी बांध रखी है। भाई ने जब मुझे ये पूरी कहानी बताई तो कसम से कह रही हूँ, मेरे अंदर की आत्मा सन्न रह गई। मैं बस यही सोचती रही कि उन पे क्या बीता होगा, क्या हुआ होगा उनके साथ, कैसा रहा होगा उनके साथ, और आखिर वो तीनों गई कहाँ। मेरे मन में सिर्फ यही चीज़ चल रही थी और मैं उस दिन पूरी रात रोई थी। कई सालों तक वो घर जला हुआ बिल्कुल काला नजर आता। ज़्यादातर लोग उस गली से कम ही निकलते थे, पर मैं जिज्ञासावश उस घर के पास खड़ी हो जाती थी
कि मेरी मैम कहाँ गई। वो हंसता खेलता परिवार, वो खुशियों का घर मातम मना रहा था। एक बड़ा सा ताला उस गेट पर लटक रहा था। कई साल बाद कई प्रॉपर्टी डीलर ने उस घर को बेचने की कोशिश करी, रंग रोगन भी करवाया। कुछ दिन परिवार वहां पर रुके भी, पर वहां पर कोई भी परिवार टिक नहीं पाया। घर कुछ ही दिनों बाद फिर काला, जैसे काला था जलने के बाद वैसे ही लगने लगता। ये घर हमेशा मेरी यादों में रहा। उस घटना के बाद कई सालों तक तो मैं अंदर नहीं गई थी, पर 2005 में जब मैं अपने बड़े बेटे, जो इस समय 3 साल का था, उसे लेकर अपने मायके, हाँ हाँ अपने घर, शादी के बाद तो घर मायका ही कहलाता है, तो मैं मायके लेके गई थी। हमारा घर तुड़वा कर पापा और भाई घर नया बनवा रहे थे। समस्या ये थी कि करीब 5-6 महीने के लिए किराए पर ऐसा घर चाहिए जो हमारे घर के पास भी हो और कम से कम 2-3 कमरे हों। भाई, भाभी और उनके 3 बच्चे, मम्मी पापा, और उस समय मैं भी अपने बेटे के साथ करीब 1 महीने के लिए वहाँ आई थी। सामान भी बहुत था घर का। भाई ने जब एक दिन उस घर को अंदर से देखा, जो कि हमेशा इतने सालों से खाली पड़ा था, और प्रॉपर्टी डीलर उसे किराए पे देने के लिए तैयार था, भाई ने पापा को बताया। पहले मम्मी पापा सबने मना करा, लेकिन दूसरा कोई उपाय दिख नहीं रहा था। आखिर में हम उस घर में शिफ्ट हो गए। मैं करीब 25 दिन वहां रही और फिर अपने ससुराल आ गई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जब मैं ये कहानी लिख रही थी तो पता नहीं आधी कहानी कहाँ चली गई। बार बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पेज बार बार गायब होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, और शायद कुछ है जो मुझे आपको एक कहानी बताने से रोक रही है। लेकिन फिर भी मैं आगे कहानी स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं वहाँ अपनी टीचर यानी उन सरदारों वाले घर में थी, कभी मुझे डर का एहसास नहीं हुआ। बचपन में हमेशा लगता था कि मेरी मैम वही होंगी, लेकिन कोई नहीं था उस घर में। हाँ, ये घर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा पहले अंदर से दिखता था। गली की सड़क से बहुत नीचे हो गया था। अंदर आने के लिए पत्थरों को जोड़कर भाई ने सीढ़ी बनवा दी थी। मेरा बेटा छोटा था, दिन भर कुछ ऐसी बदमाशी करता, कभी पानी गिरा देता, कभी कोई सामान तोड़फोड़ कर देता, तो कभी मेरे छोटे भतीजे को रुला देता। और उसका वहाँ मन नहीं लगता था। उसे खुले बड़े घर में रहने की आदत थी। वो हमेशा परेशान रहता वहाँ पर। बचपन से जिस घर में जाने की जिज्ञासा रहती, तब उसी घर में आने के बाद भी मुझे लगभग सारा दिन बाहर ही गुजारना पड़ता। ज़्यादातर मैं उसे मंदिर ले जाती या फिर गुरुद्वारा ले जाती। वो वहाँ पर खुश रहता था। कभी किसी पड़ोस वाली दादी, भाभी, चाची, आंटी के घर, तो कभी ऐसे ही गलियों में लेकर उसे घूमती रहती। रात तक इतना थक जाती कि पता ही नहीं चलता कि मुझे कब नींद आ गई। कहने का मतलब यह है कि मुझे कभी डर नहीं लगा उस घर में। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि इस घर में अब हमसे मिलने कोई नहीं आता था। मैं तो अपने बेटे को लेकर इतना व्यस्त रहती थी। मैं अकेले जाकर एक रूम में बैठ गई और वहाँ पर सुई धागे से तिलने लगी। तभी मुझे मेरे ख्याल में मेरी मैम की बातें याद आने लगी कि हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए। वो मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताती हैं और बड़े प्यार से मेरे गालों को सहलाया करती थी। मैं जब उस पीपल के पेड़ के पास स्कूल में पढ़ती थी, तब हम बच्चे सब ये सोचते थे कि रात को भूत के बच्चे सब यहाँ पर पढ़ते होंगे इस स्कूल में। मेरी मैम हमेशा समझाती कि अज्ञानी मानव ही एक दूसरे को दुश्मन बन जाते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब धर्म एक समान होते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और बहुत सारी बातें मैंने अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करी। अब ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मेरे को सपने में मेरी मैम दिखाई दी।
लेकिन वैसी नहीं जैसी वो थी। उनके बाल खुले खुले थे, उनकी आंखें लाल थीं, उनके मुंह पे कुछ कुछ धारदार चाकू से गिरा रखा था और उनके उनके होंठ बाहर थे। वो मेरे को देखकर अजीब तरह से रोने जैसा मुंह बना के रखी थी। बहुत डरावनी लग रही थी वो। उन्हें देखते ही मेरी नींद खुली और मैंने तभी अपने बच्चे को देखा तो मेरा बच्चा छत के एकदम कोने पे खड़ा था। वो छोटा था, उसमें इतना दिमाग नहीं था कि वो क्या कर रहा है। 3 साल का तो था वो। छत की जो रेलिंग है उस टाइम वो टूटी हुई थी। मैं जल्दी से भागकर अपने बच्चे को बचाने गई और मैंने उसे बचा लिया। अब मुझे समझ में आया कि शायद मैम मुझे आघात करने आई थी कि मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूं